नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन वायुमंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी वायुमंडल का अर्थ, उसकी परिभाषा और वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से बना है और उसकी संरचना क्या क्या आती है, उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कि वायुमंडल का अर्थ क्या हो सकता है या उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण पाया जाता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो वायुमंडल होता है ये हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है, उसके चिपका रहता है। और यह सूर्य से आने वाली जो दैनिक गर्मी होती है, यानी सूर्य से दिन में जितनी गर्मी आती है और रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। यानी बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर इतनी रात को ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के कारण ही सभी प्रकार की भौतिक और जैविक घटनाएं घटित होती है। यानी पृथ्वी पर जो घटित हो रही घटनाएं, वो जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान का आना, ध्वनि का स्थानांतरण, बातचीत करते हैं अपन, पक्षियों का उड़ना, मानवीय क्रियाकलाप, ये सारी की सारी जो भी भौतिक और जैविक घटनाएं हो रही हैं सारी वायुमंडल के परिणाम स्वरूप ही हो रही है। इसके बाद है वायुमंडल की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हैं कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी की उल्का पिंडों से रक्षा करती है। उल्का पिंड मतलब आसमान से जो अगर टूट करके कुछ आता है तो वो वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जल करके नष्ट हो जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसलिए वायुमंडल को सुरक्षा कवच कहते हैं। दूसरी बात है कि सूर्य से आने वाली सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करती है। सौर विकिरण का मतलब सूर्य से आने वाली किरणें, क्योंकि सौर विकिरणों के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। यानी वायुमंडल में सौर विकिरण प्रवेश तो कर लेती है लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद पार्थिव विकिरण कहलाती है। यानी वो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी से टकरा करके वापस परावर्तित होती है तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, जो कि वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि पार्थिव विकिरणों के लिए जो वायुमंडल है वो अपारदर्शी होता है। इसलिए वायुमंडल को कांच का घर कहा जाता है। वायुमंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी की सतह का जो औसत वार्षिक तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। वार्षिक यानी पूरे वर्ष का। पृथ्वी तल से ऊपर 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल का 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। बाकी 1% ही है, बिल्कुल हल्की सी गैसें ऊपर पाई जाती हैं। वायुमंडल का संगठन किस किस से बना है? वायुमंडल अनेक गैसों का है, उसमें जलवाष्प भी हैं, धूल के कण हैं का मिश्रण से बना हुआ है। वायुमंडल को गैसों का यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं, यानी बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं। अब बढ़ते हैं कि वायुमंडल की गैसों का कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है। नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक, यानी सबसे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो 78.08। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन जो 20.949 को अपन 95 भी बोल सकते हैं। ऑर्गन तीसरे नंबर पर है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियोन 0.0018, हीलियम 0.0005, हाइड्रोजन 0.00005, ओजोन 0.00006 और क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की मात्रा कुछ ही पाई जाती है। एक विशेष बात यह है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिला दिया जाए तो वो पूरे गैसों का 99% है और मात्र 1% में बाकी वाली सारी गैसें पाई जाती हैं। गैसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो अभी अपन पीछे पढ़ा कि सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम नाइट्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? यानी जो नाइट्रोजन है वो गैस तो सर्वाधिक तो है ही, लेकिन उसके साथ में वो सक्रिय गैस है। लेकिन निष्क्रिय गैस अगर पूछा जाए तो वो ऑर्गन कहलाएगी। और सर्वाधिक भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो पृथ्वी की सतह से बिल्कुल पास में पाई जाती है। सर्वाधिक हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है और सर्वाधिक हल्की निष्क्रिय गैस है वो हीलियम है। और सबसे ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन मानी जाती है। यानी हीलियम और हाइड्रोजन, ये आपने कभी देखा होगा कि जो
गुब्बारे होते हैं उसमें, और हवाई जहाज़ उड़ता है तो हवाई जहाज़ के टायरों में ये गैस जो भरी जाती है वो हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता। हाइड्रोजन हल्की तो है लेकिन भरा नहीं जाता, क्योंकि हाइड्रोजन एक सक्रिय गैस मानी जाती और हीलियम है वो निष्क्रिय गैस है। तो इसलिए निष्क्रिय होने के कारण उसे गुब्बारों में भी भरा जाता है और हवाई जहाज़ के टायरों में भी भरा जाता है, जिससे कि वो घर्षण के कारण उसमें आग नहीं लगे और हल्की भी है। और हाइड्रोजन को सक्रिय होने के कारण भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि हाइड्रोजन को गुब्बारों में क्यों नहीं भरा जाता, या इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है न कि हीलियम। अगर निष्क्रिय पूछा जाए सबसे हल्की कौन सी, तब हीलियम है। वायुमंडल के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन विस्तार से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, यानी जिससे CO2 भी बोलते हैं। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के नीचे के स्तर में पाई जाती है। नीचे के स्तर में भी ये लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं, तथा इसी गैस के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। और आपने देखा होगा कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जैविक ईंधन के दहन के कारण इसकी मात्रा में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसे भूमंडलीय ऊष्मा कहते हैं। ओजोन बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक है ओजोन। यह ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक गैसें होती है उनका अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती। दूसरा बात है कि ओजोन गैस के यहाँ जो भाग है वो समताप मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। और ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक विशेष बात है कि ओजोन को हानि पहुंचाने वाली जो CFC गैस थी, जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उसके स्थान पर उसका जो विकल्प है वो HFC यानी हाइड्राफ्लोरोकार्बन गैसों को काम में लिया जाता है। और ओजोन परत में एक बहुत बड़ा विशाल कह सकते हैं कि छेद हो गया जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर देखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था। क्योटो एक वहाँ का शहर है और वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दूसरा, ओजोन को बचाने के लिए 1987 में कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये 1987 में हुआ था, वो 1997 में हुआ था। इनके दोनों शहरों के नाम आ सकते हैं और इनकी तारीख भी आ सकती है। इसके बाद है ऑक्सीजन, सबसे इम्पोर्टेंट, यानी इस पृथ्वी पर अगर जीवन संभव है तो ये ऑक्सीजन के कारण। एक सक्रिय गैस भी है और सर्वाधिक ज्वलनशील गैस भी है। इसको अब सबकी जीवनदायिनी कहते हैं और सभी संजीवों को जिंदा रहने के लिए इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण करते हैं। इसके बाद है उसका प्रमुख संघटक है जलवाष्प, जिसे आर्द्रता भी कहा जाता है। जलवाष्प क्या होता है कि अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को ही जलवाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है और इसकी जो मात्रा है वो 2% ही होती है। अधिकतम ये 4% तक हो सकती है औसत मात्रा पृथ्वी पर, और धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ ही इसकी मात्रा में लगातार कमी आती जाती है। इसके बाद धूलकण। धूलकण भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी धूलकण होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि वो आर्द्रता ग्राही के केंद्र होते हैं, यानी ये जो होते हैं वो जल वाष्प को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे संघनन की क्रिया होती है और संघनन से बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है। धूलकण सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन भी करते हैं, इसलिए दिन में आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि आसमान का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण।
प्रकिरण के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। और गोधूली वेला जब होती है यानी शाम का समय और प्रभात, तब भी आसमान का रंग आपने देखा होगा नारंगी के समान लाल दिखाई देता है। वो भी धूल के कणों में सूर्य का प्रकिरण होने के कारण ही दिखाई देता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।